Hello everyone, welcome you all on Indo Shala. In this video, we will be discussing India's cultural showcase in G20 Summit, जिसको कि अभी इंडिया ने होस्ट किया था। ये 18th नंबर का एडिशन या संस्करण था। अभी नेक्स्ट टाइम कौन करेगा होस्ट? तो 1 दिसंबर से ब्राज़ील होस्ट करेगा। तो इंडिया की कल्चरल शोकेस या हेरिटेज साइट्स को इसमें मेंशन किया गया था, तो उनके बारे में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। प्लस ये बॉक्स भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 17 SDG गोल्स, दिल्ली डेक्लेरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, G20 टू G21 कैसे हुआ, कौन एक ऐड हुआ, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इन सभी के बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे। प्लस हमारे जो इंडिया के कल्चरल शोकेस हैं जैसे कि भारत मंडपम ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड नटराजा जो कि चोला स्टाइल में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। कोणार्क चक्र जो कि भारत मंडपम में लगाया गया था और उसके फ्रंट में ही द्रौपदी मुर्मू जी एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ग्रीट कर रहे थे या वेलकम कर रहे थे वर्ल्ड लीडर्स एंड उनके डेलीगेट्स का, तो उसके बारे में भी देखेंगे। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे जिसको कि यूज़ किया गया था एज आइकॉनिक बैकड्रॉप्स। तंजावुर की पेंटिंग्स देखेंगे जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। एंड डोकरा आर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़, ये एक मेटल आर्ट है, इसके बारे में भी देखेंगे। ब्रास स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा है जो कि सिटिंग पॉस्चर में है बोधि ट्री के नीचे, ये भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। हिंदुस्तानी फोक कर्नाटिक एंड डिवोशनल जो भी डाइवर्स म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ इंडिया है, सारे गामा पधनिसा सानी धपा मगरिसा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत मंडपम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन बन सकती है। तो भारत मंडपम ये 123 एकर्स में जो 123 एकड़ अप्रॉक्स आप कह सकते हैं, तो ये पूरे कैंपस का एरिया है। और ये जो इसका शेप है ना, इसको शंख के आकार का बनाया गया है, जो पवित्र शंख भगवान विष्णु के हाथों में होता है। और इसका इनाग्रेशन किया गया था 26 जुलाई बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और इस तरीके से ड्रोन के थ्रू इसको इनाग्रेट किया गया था। और कॉस्ट आप 2700 करोड़ अप्रॉक्स 3000 करोड़ मान सकते हैं। और ये जो भारत मंडपम है, इसके जस्ट फ्रंट में ये नटराज की मूर्ति भी है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड। तो देखिए भारत मंडपम के बारे में जो ये हमने देखा कि इसका इनाग्रेशन किया गया था 26 जुलाई को प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ठीक है, द समिट जो G20 का था वॉज टेकिंग प्लेस एट द इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जिसको कि हम भारत मंडपम के नाम से जानते हैं। और उसके जस्ट फ्रंट में 28 फीट टॉल एंड अराउंड 20 टन्स जो उसका वेट था, अष्टधातु का बना हुआ एक स्टैचू था जो कि ये नटराज वाला स्टैचू था। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके स्कल्पचर कौन थे। तो राधा कृष्ण सेतुपति थे जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और उनकी टीम ने इसको मिलकर कुल 7 मंथ्स में कंप्लीट किया था। ठीक है, पहले के लोग देखिए क्या करते थे, डांस के थ्रू, अपने नृत्य के थ्रू भगवान को प्रसन्न करते थे। तो उस तरीके का ये कह सकते हैं जो 28 फीट टॉल स्टैचू ऑफ नटराजा है, दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट टू इंडियाज़ वास्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन वेयर डांसिंग एंड सिंगिंग सर्व एज अ टूल टू वर्शिप गॉड। ओके, और ये अष्ट धातु का बना है, उन अष्ट धातु के नाम भी हम लोग अभी देखेंगे। तो इसको रेफ़र किया गया था एज द कल्चरल कॉरिडोर भारत मंडपम को। और वहाँ पे कोणार्क व्हील भी आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में। तो ये पूरा एक कहा जाए वर्चुअली भी और फिज़िकली भी सारे कुछ एग्जीबिशन इतने अच्छे लगाए गए थे ताकि जो भी विज़िटर्स हैं पूरे ग्लोबली विज़िटर्स वहाँ पे विज़िट करें और भारत की जो भी कल्चरल या संस्कृति सभ्यता सभी को जान सकें। तो इसको इस वजह से रेफ़र किया गया एज द कल्चरल कॉरिडोर। और बात करें, देखिए इसको इस वजह से डिज़ाइन किया गया है ताकि यहाँ पे ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लग सकें, ट्रेड फेयर्स लग सकें, यहाँ पे व्यापार मेले और कन्वेंशंस या सभाएं जो ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे होती है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जा सके। प्लस जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनको भी यहाँ पे इन फ्यूचर ऑर्गेनाइज़ किया जा सके। और देखिए जो ये भारत मंडपम है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि इसको हम लोग बनाते हैं। तो एक लॉर्ड बसेश्वर हैं, उनका कंसेप्ट था अनुभव मंडपम का, उसी वजह से वहीं से कह सकते हैं इंस्पिरेशन मिली कि हम प्रगति मैदान दिल्ली में एक भारत मंडपम का निर्माण करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं व्हील चक्र, जो कोणार्क का व्हील था जिसको कि 10 रुपये के नोट पे भी देखा जा सकता है। ये वही व्हील चक्र था जो कि ओडिशा में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर में।
और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ग्रीट कर रहे थे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स फॉर G20 समिट के लिए आ रहे थे, जितने भी डेलीगेट्स आ रहे थे उन सभी का। कोणार्क चक्र है, इसको 13th ऑफ सेंचुरी में बनाया गया था अंडर द रीन ऑफ किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट। और ये डायनेस्टी कौन सी थी? तो गंग डायनेस्टी थी। और यूनेस्को में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी, स्टेटस भी मिला था 1984 में। ओके, अब देखिए कोणार्क सन टेम्पल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन। 7 हॉर्सेस हैं और ये जो भगवान सूर्य के रथ को, चैरियोट को पुल कर रहे हैं। और कोणार्क का मतलब होता है, कोणार्क मीन्स, कोन मीन्स एंगल एंड अर्क मीन्स होता है सन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 रुपये की नोट पे भी ये कोणार्क व्हील को प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए जो भारत मंडपम था ये, उसके जस्ट फ्रंट में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नटराज स्टैच्यू मेड फ्रॉम अष्ट धातु, इसको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, और ये 28 फीट टॉल है एंड वेट है 20 टन्स। इसमें अष्ट धातु कौन कौन से हैं? तो कॉपर है, जिंक है, लेड है और कुछ ट्रेसेस हैं ऑफ टिन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एंड आयरन। तो ये टोटल अबाउट 12 करोड़ में पूरा बना हुआ है। देखिए इसके पीछे की एक स्टोरी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा अपने नटराज स्वरूप में नीचे एक ड्वार्फ लाइक एक स्ट्रक्चर या मतलब एक व्यक्ति को दबाए हुए हैं अपने एक पैर से। तो ये क्या था? इसका नाम था अपस्मारा। ठीक है, अपस्मारा, अपस्मारा था। ये वरदान प्राप्त था इसको कि मैं मर नहीं सकता, बस उसको दबाया जा सकता था या फिर उसको किसी तरीके से कैद किया जा सकता था, बट उसको ना मरने का वरदान प्राप्त था, अमर था वो। शिव भगवान जो हैं वो अपस्मारा की केव यानी कि गुफा में जाते हैं और वहाँ पे तांडव शुरू कर देते हैं। और जो अपस्मारा होता है वो डर जाता है, गॉट स्कैर्ड एंड वेंट डाउन टू शिवाज फीट। शिव भगवान की पैरों के नीचे आ जाता है एंड शिवा स्टेप्ड हिज फूट ऑन हिम हार्ड। तो वो हार्डली शिव भगवान जी अपना जो पैर है उस पर दबा देते हैं। बट सिंस अपस्मारा इज़ इमॉर्टल, जो कि अपस्मारा होता है उसको वरदान मिला होता है कि वो अमर रहेगा, इस वजह से क्या होता है, उसकी डेथ नहीं हो पाती है। जो अपस्मारा होता है वो इमॉर्टल होता है, अमर होता है, इस वजह से वो मर नहीं पाता है, बस वो भगवान लॉर्ड शिवा के जो आर्टिस्टिक फॉर्म है ऑफ लॉर्ड नटराजा उसके नीचे दब जाता है। द कॉस्मिक डांस फॉर्म ऑफ शिवा नटराजा सिम्बोलाइज द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड मोर। तो ये जो स्वरूप है लॉर्ड शिवा का, ये क्या सिम्बोलाइज करता है? तो द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, विनाश और निर्माण, दोनों ही ब्रह्मांड के दोनों ही स्वरूपों का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो नटराज स्वरूप शिव भगवान की जो मूर्ति है, उनके अपर राइट हैंड में डमरू है और अपर लेफ्ट हैंड में अग्नि है, और उनकी जो लोअर राइट हैंड है वो अभय मुद्रा बना रहे हैं। ठीक है, और जो ड्वार्फ लाइक जो फिगर है वो उनके पैरों के नीचे दब जाता है, जिसको कि हम अपस्मारा के नाम से जानते हैं। अभी हमने इसकी स्टोरी भी पढ़ी कि अपस्मारा अपनी केव में रहता है, वहीं पे शिव भगवान जी आके तांडव करना शुरू कर देते हैं। तांडव करते हैं ऐसा कि वो अपस्मारा बहुत ही स्कैर्ड हो जाता है, डर जाता है, तो उनके पैरों के नीचे आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपस्मारा तो मर नहीं सकता था क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था, तो उसको बस दबाए रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं लॉर्ड शिवा, और वही उनका आर्टिस्टिक फॉर्म, वही नटराज की मूर्ति बन जाती है। तो वही सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, और देखिए बात करें अगर, ये ओल्डेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टोन स्कल्पचर है ऑफ नटराजा, जो कि इंस्टॉल किया गया था भारत मंडपम के फ्रंट में, और इट वॉज बिल्ट बाई चोला क्वीन, जो चोल डायनेस्टी थी उसकी जो रानी थी सेम्बियान महादेवी। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। सेम्बियान महादेवी जो कि चोला क्वीन थी, उन्होंने ये बनवाया था। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इज़ अ पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट राजगीर इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में स्थित है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देखिए, तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ट बाय कुमार गुप्ता ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो कि 5th ऑफ सेंचुरी में बनवाया गया था। और जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है डिस्ट्रॉयड बाय द मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो कि जनरल था ऑफ सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका। तो 1200 में तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी में जो रखी किताबें हैं वो सालों साल जलती रही थी। तंजावुर पेंटिंग्स एंड डोगरा मेटल वर्क, तो ये है डोगरा छत्तीसगढ़ का ये मेटल वर्क है, बहुत ही खूबसूरत, और ये
तंजावुर की पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको भी एज अ शो केस, हमारा कल्चरल शो केस रखा गया था G20 समिट में। तो आपको बस ये यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, तंजावुर की पेंटिंग्स हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, जो कि रामायणा और महाभारता की जो भी देवी देवताएं हैं उनकी सीनरीज को डिपिक्ट करते हैं। और टेलिया जो कि क्लॉथ है फ्रॉम तेलंगाना है, विथ इट्स आइकॉनिक जियोग्राफिकल लेटिस पैटर्न एंड ट्रेडिशनल कलर्स। ये इस पे जो कपड़े होते हैं इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोकरा जो कि मेटल वर्क था फ्रॉम छत्तीसगढ़। ये सभी पार्ट्स हैं जो क्राफ्ट बाजार लगा हुआ था G20 समिट वेन्यू में। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ों को एज अ शो केस रखा गया था। अब देखिए, ब्रास स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा सिटिंग अंडर बोधि ट्री, इसको भी रखा गया था। तो हम गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, जो त्रिपिटका ग्रंथ है जो कि बुद्ध रिलीजन से बिलोंग करता है, और बुद्ध भगवान की बात करें तो उनका फर्स्ट जो स्टार्टिंग में नाम था वो सिद्धार्थ था, और ये लॉर्ड विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, इनकारनेशन। फादर का नाम शुद्धोदन था, मदर का नाम महामाया या माया देवी, जो कि कोलियन क्लैन या कोलियन वंश से बिलोंग करती थी। और जब इनकी मदर की डेथ हो जाती है तो इनकी जो मौसी होती हैं गौतमी, वो टेक केयर करती हैं गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम होता है यशोधरा, और पुत्र का नाम होता है राहुल, बेटे का नाम। और बर्थ प्लेस है लुम्बिनी 563 BC में, और डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण 483 BC में, कुशीनगर यूपी में। पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में दिया था, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगर त्रिपिटका, हीनयान, महायान, 8 फोल्ड पैथ्स, 4 नोबल ट्रुथ, ये सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। और बात करें अगर महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं, तो जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग कर दिया था उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो इन्होंने सारनाथ वाराणसी में अपना उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन, तो उसको कहते हैं निर्वाण या इनलाइटमेंट। जब इनको पीपल ट्री के नीचे बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको निर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, जब 483 BCE में एट द एज ऑफ 80 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी डेथ हो गई थी, तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ओके, तो ये 4 टर्म्स हैं, ध्यान रखना है। ओके, और निरंजना रिवर के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, बात करते हैं अब अफ्रीकन यूनियन बिकम्स अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। अफ्रीकन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। इसमें टोटल 55 मेंबर्स हैं, और ये लॉन्च किया गया था 2002 में ऑफिशियली एज अ सक्सेसर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ये ध्यान रखना है किसका सक्सेसर था, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। और बात करें अफ्रीकाज फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूशन, जिसको कि सेटअप किया गया था विथ 32 मेंबर्स इन 1963। अफ्रीकन यूनियन का जो ये ऐड किया गया है अब G21 में, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो अदिस अबाबा जो कि इथियोपिया में है, और चेयरपर्सन हैं इसके अजाली आसुमानी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए इसके मेंबर्स देख लेते हैं। द ग्रुप ऑफ 20 G21, तो इसमें 19 कंट्रीज़ तो पहले से थी, प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। 19 कंट्रीज़ के नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, एंड द यूरोपियन यूनियन एंड द अफ्रीकन यूनियन। तो ये भी नया शामिल हुआ है, 55 स्टेट्स हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है कि दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ था 100% इसमें कंसेंसस था, मतलब 100% लोगों ने हामी भरी, बिल्कुल शामिल हुए। तो देखिए कौन कौन से मेजर बात की गई थी इसमें। ओवरकमिंग मेजर डिफरेंसेस ऑन रशिया यूक्रेन वॉर, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उसको थोड़ा ओवरकम करना, ताकि जो हमारा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, यहाँ से जो भी अनाज वगैरह आती हैं जिसपे कि यूक्रेन, रशिया, टर्की, इन लोगों ने साइन किया था, तो ये जो इसका सप्लाई है इसको रोका ना जा सके, ठीक है। तो इस वजह से इस पर बात की गई थी रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। उसके बाद देखिए जो जैसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, जैसे हमारे कंट्री में है नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाने के उद्देश्य से इनके अगेंस्ट में एक्शन प्लान बनाने की बात की गई थी। ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कहे जाएंगे। उसके बाद देखिए टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर अटैक करने के लिए इसकी बात की गई थी दिल्ली डिक्लेरेशन में। उसके बाद ग्लोबली फेयर, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम, इसके बारे में बात की गई थी। और SDGs, इसके बारे में हम अभी देखेंगे, टोटल 17 है और इसको बाई 2030 इसको अचीव कर लेना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी इसको प्रोग्रेस पे लाने के लिए इसकी बात की गई थी।
मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, यूएनएससी, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, इसको भी सुचारू रूप से चलाने की बात की गई और इस्टेब्लिश करने की बात की गई। और जो देखिए अभी क्रिप्टो और एआई का चलन में है, तो उसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी पे सभी कंट्रीज़ ने साथ दिया इंडिया का, और इन सभी में बात करने को, हस्ताक्षर करने को वो रेडी भी हो गए, बिल्कुल 100%। यहाँ देखिए फिर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो जेंडर इक्वालिटी अगर बात करें एसडीजी नंबर कितने में है, तो 5 में है, ध्यान में रखना है। G20 डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023। देखिए फूड की बात करें ना, तो यहाँ पे जो समिट हुई थी G20 की, तो इसमें खाना वगैरह परोसा गया था, तो उसमें मिलेट्स को तवज्जो दी गई थी। मिलेट्स यानी कि बाजरे को। 2023 का जो वर्ष है हमारा, बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया था इंडिया के प्रयासों से, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस फॉर्मली लॉन्च्ड। तो बायोफ्यूल क्या होता है? एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको हम कहते हैं बायोफ्यूल। ठीक है, देखिए बायोफ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी नेचर में हो सकता है। जैसे सॉलिड में वुड, ड्राइड प्लांट मटेरियल एंड मैन्यूर, खाद, ये होता है सॉलिड बायोफ्यूल। लिक्विड में देखिए बायोएथेनॉल एंड बायोडीजल हो सकता है, और गैस में होता है बायोगैस। तो ये जो देखिए वुड है, तो ये हज़ारों करोड़ों वर्षों के बाद में ही तो ये हमारा फ्यूल बन पाता है, तो यही होता है बायोफ्यूल। तो उसी की बात की गई थी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो एक एक करके वन बाय वन हम थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो ये है नो पॉवर्टी। ओके, नो पॉवर्टी। फिर उसके बाद गरीबी ख़त्म हो जाएगी तो भूख भी मिट जाएगी, मतलब खाने पीने का अच्छा व्यवस्था हो जाएगा, तो ज़ीरो हंगर। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो गरीबी ख़त्म हो जाएगी, भूख भी मिट जाएगी, तो अच्छा हमारा स्वास्थ्य भी हो जाएगा। फिर हमारी जो एजुकेशन की बात आती है, तो वो भी हमारी एजुकेशन भी सही हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसडीजी नंबर 5 की, तो ये है जेंडर इक्वालिटी। ओके, 6th नंबर का है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th नंबर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद है देखिए 8th नंबर पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 9th नंबर का हमारा एसडीजी गोल है। 10th नंबर पे है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं, उनको रिड्यूस करना। उसके बाद 11 नंबर का है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th नंबर का है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो हमें उतना ही खपत या प्रोडक्शन करना चाहिए जितना कि हमारे काम में आए। फिर उसके बाद देखिए क्लाइमेट एक्शन की बात की गई थी 13th नंबर के एसडीजी गोल में। लाइफ बिलो वाटर, तो ये 14th नंबर का है। लाइफ ऑन लैंड, तो लाइफ ऑन लैंड 15, लाइफ बिलो वाटर तो ये 14। प्लेस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, तो ये 16th नंबर का। और लास्ट में 17th नंबर का है, जो ये टोटल 17 एसडीजी गोल्स हैं, उनमें पार्टनरशिप करना। तो ये आपको टोटल ध्यान में रख लेने हैं, 1 से 2 बार आपको इसको ज़रूर से देख लेना है, क्योंकि इसकी बात अभी देखिए G20 समिट में की गई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर एक क्रक्स निकालें, तो जो ग्लोबली इश्यूज़ चल रहे थे, रशिया यूक्रेन टेंशन पे, उस पर बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात की गई, फूड सिक्योरिटी पे बात की गई, बायोफ्यूल अलायंस के बारे में बात की गई। तो ये सारी दिल्ली डिक्लेरेशन के कुछ मेन पॉइंट्स आपको देखने को मिले थे। ठीक है, और 100% बिल्कुल सहमति के साथ, 100% कंसेंशस। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये है इंडिया मिडल ईस्ट। देखिए ये है हमारा इंडिया, ये है मिडल ईस्ट, और ये है यूरोप इधर। तो इसी के बीच में ये जो कॉरिडोर बन रहा है, ये देखिए हाइफा वाला पोर्ट इज़राइल में, और ये पोर्ट सऊदी अरेबिया, ये देख पा रहे होंगे आप। तो ये हमारा जो पोर्ट है इधर से, ये हमारे इंडिया में इकोनॉमिकली थोड़ा सा ग्रोथ करने के लिए ये कॉरिडोर पे बिल्कुल सहमति बनी है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे जो बाइडन और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, एंड ये मोहम्मद बिन सलमान, तो इनका एग्रीमेंट हुआ है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए एक MOU साइन किया गया है यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया और US, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इस्टेब्लिश करने के लिए IMEC, दैट इज़ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और इसको एक चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था ना, ताकि ये क्या कर रहा था कि पूरा बिल्कुल घेर रहा था इंडिया को, तो उसको थोड़ा सा काउंटर अटैक करने के लिए भी इसको एक एज अ रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना है। और ये इसके बन जाने से तो ये हमारे कनेक्ट करेगा इंडिया को फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड यूरोप, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई। अब देखिए ट्रोइका के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रोइका कौन होता है? जो
पिछली कंट्री होस्ट करती है, फिर अभी प्रेजेंट टाइम में, फिर देन नेक्स्ट टाइम में कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है समिट को। जैसे G20 समिट को 2022 में इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, 2023 में इंडिया ने, और अभी नेक्स्ट कौन करेगा, तो ब्राज़ील की जो बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वर्स मतलब ऑब्जर्विंग कंट्री तो कनाडा एंड सिंगापुर थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे कुछ मेजर आपको आउटकम्स देखने को मिलते हैं। इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बात की गई है, जिसमें कि शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा। और प्लस देखिए G20 अब G21 बन गया क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के ऐड होने की वजह से यूनाइटेड किंगडम ने कमिट किया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ओके, और अभी आपको पता भी होगा कि ऋषि सुनक अक्षरधाम टेम्पल विजिट करने भी जाएंगे दिल्ली में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ G20, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन। और अगर बात करें 31st मेंबर ऑफ नाटो, तो ये फिनलैंड हो गया है। और SCO समिट जो होती है उसका 9th नंबर का जो मेंबर वो ईरान हो चुका है। विच कंट्री विल होस्ट 19th G20 समिट इन 2024, तो ये ब्राज़ील करेगा, ब्राज़ील। और यही है ट्रोइका, तो आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया, तो ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। व्हेन वाज G20 एस्टैब्लिश्ड, तो ये 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। तो ये टोटल मेंबर्स हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन लोकेटेड, तो ये अदिस अबाबा इथियोपिया में, और इसके चेयरपर्सन है अजाली असोमानी, और टोटल मेंबर्स हैं 55। वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड, तो ये USA में G20 का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2008 में। हु इज़ इंडियाज़ करंट G20 शेरपा, तो ये हैं अमिताभ कांत जी। तो G20 समिट हो रही थी, उसके शेरपा बने थे ये। पर्सनल इन्वॉय होते हैं ऑफ द हेड ऑफ अ मेंबर नेशन, शेरपा। द फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी, तो पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे आयोजित की गई थी फरवरी 2023 में। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।